स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस। चैप्टर का नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो जैसा कि आपको पता है रैपिड रिवीजन चल रहा है जिसमें हम 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर चैप्टर को ओवर कर रहे हैं। पहले वीडियो पे आप लोग ने भर भर के प्यार किया है, ठीक है, और अच्छे से आप लोग ने स्टडी किया है। अब चलिए करते हैं सेकेंड चैप्टर की शुरुआत। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो वीडियो पूरा देखिए, लास्ट में आपको इसका भी सॉल्यूशन दिया जाएगा। करते हैं चीजों की शुरुआत। देखिए चैप्टर का नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, जिसमें हम ये सारे टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। देखिए कोई भी टॉपिक्स कटेगा नहीं, ये मत सोचना कि वीडियो छोटी है तो टॉपिक्स कट जाएगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारी चीजों को समझिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सत्ता के नए केंद्र कौन कौन से हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया गया था कि दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का अंत, जिसमें एक जो ध्रुव था यानी कि जो सोवियत संघ था उसका विघटन हो गया था, तो देश में विश्व में सिर्फ एक ही शक्ति बची थी, वो थी अमेरिका की। अब क्या हुआ, अब अमेरिका बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ। अमेरिका ने अपने हिसाब से 4 ऑपरेशन किए, ठीक है। कौन सा ऑपरेशन? अरे वो वाला ऑपरेशन नहीं, चिड़फाड़ वाला नहीं, बल्कि कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन डिजर्ट स्टार, ऑपरेशन इनफाइनाइट रेंज, इस तरीके से 4 ऑपरेशन किए, ठीक है। तो बहुत ही पावरफुल था। तो अब अमेरिका के टक्कर में और भी जो देश थे, छोटे छोटे जो देश थे, इन्होंने मिलकर एक संगठन तैयार किया और उस संगठन ने, ठीक है, एक विकल्प के रूप में अपने आप को उभारा कि हाँ हम भी अमेरिका के मुकाबले, अमेरिका के टक्कर में हैं। इसी को कहते हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, यानी कि विकल्प में भी बहुत सारे देश थे। जैसे जैसे संघों की बात करें तो जैसे यूरोपीय संघ हो गया, जैसे कि आसियान हो गया, उसी प्रकार से भारत हो गया, चीन हो गया, ठीक है, रूस हो गया। ये वो देश थे जो कि अमेरिका को टक्कर दे सकते थे, क्योंकि ये उभरते हुए विश्व में सामने आ रहे थे और जिनकी अर्थव्यवस्था काफी अच्छी खासी थी, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं सत्ता के नए केंद्र ऐसे देश हैं जो कि अमेरिका जैसे वर्चस्व वाले देश को टक्कर दे सकते थे और आधुनिक विश्व में एक नई शक्ति के रूप में उभर रहे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये विश्व का मैप है। अच्छा, यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क, रूस, चीन, भारत, ये वो है जो कि उभरते हुए शक्ति के रूप में अस्तित्व में आ रहे हैं। आगे बात करते हैं क्षेत्रीय संगठन की। क्षेत्रीय संगठन क्या होता है? देखिए दो टाइप की चीजें हैं, एक है क्षेत्रीय संगठन, एक है अंतरराष्ट्रीय संगठन। क्षेत्रीय संगठन वो संगठन होते हैं जिसमें कुछ लिमिटेड देश होते हैं और आसपास के देश होते हैं, और अंतरराष्ट्रीय संगठन वो संगठन होते हैं जिसमें लिमिटेड देश नहीं बल्कि अनलिमिटेड देश होते हैं, यानी कि सारे देशों को मिलाकर बनाया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा यूएनओ के बारे में, यूएनओ अंतरराष्ट्रीय संगठन है। जबकि सार्क की अगर मैं बात करूं, SAAR से साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसको हम सार्क कहते हैं, दक्षेस कहते हैं, ये क्या है? क्षेत्रीय संगठन। दोनों के उदाहरण मैंने आपको बता दिया। क्षेत्रीय संगठन ऐसे संगठन होते हैं जो कि कुछ विशेष देश शामिल होते हैं, इसमें शामिल देशों की संख्या कम होती है और ये सिर्फ इन्हीं देशों के लिए काम करते हैं। जैसे उद्देश्य की अगर मैं बात करूं, क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्यों की बात करूं, तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करते हैं, अपने क्षेत्र के विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाते हैं, अपने क्षेत्र के विकास के लिए आर्थिक नीति बनाते हैं, यानी कि जितने भी देश शामिल हैं उनके लिए आर्थिक नीति बनाते हैं, व्यापार को बढ़ावा देना, जैसे मुक्त व्यापार करना, ठीक है, आपस में जो टैक्स वैक्स है तो उसको कम कर देना, ठीक है, राजनीतिक सुधार लाने, ये सारा चीज इसका हो जाता है उद्देश्य। अब ये एक छोटा सा मैसेज है विकास स्टडी पॉइंट के तरफ से, आप इसको पॉज कीजिएगा, जरूर पढ़िएगा। इसमें वो सारी बातें लिखी गई है कि विकास स्टडी पॉइंट क्या करना चाहते हैं और किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं, जैसे उत्तम नगर या विकास नगर में, तो आप आ सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट पे पढ़ने के लिए। अदरवाइज आप ऑनलाइन हमसे स्टडी कर सकते हैं। आगे बढ़ते यूरोपीय संघ के बारे में समझते हैं। यूरोपीय संघ, जैसा कि आप इसका झंडा देख सकते हैं, इस साइड में यूरोपीय संघ का झंडा है, ठीक है, और यूरोपीय संघ का झंडा इसी तरीके का है और साथ ही साथ यूरोपीय संघ का जो देश है इस तरीके का बना हुआ है। दूसरे विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ यूरोप के देशों को हुआ था, इसी कारण से यूरोप के जो देशों का हेल्प करने के लिए, सुधार करने के लिए यूरोपीय संघ का निर्माण किया गया था, ठीक है, जो कि यूरोप के देशों को मिलाकर किया गया था। इस सुधार की प्रक्रिया में अमेरिका ने यूरोप को मदद करनी शुरू की और यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का एक छोटा सा क्षेत्रीय संगठन है, मतलब छोटा मत बोलो, बड़ा है, ठीक है, क्षेत्रीय संगठन है। 1948 में अमेरिका द्वारा मार्शल योजना बनाई गई थी, जिसके तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, जिसको OEEC के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना की गई, जो कि अमेरिका हेल्प करना चाहता था यूरोपीय देशों की, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा नुकसान होता द्वितीय विश्व युद्ध में। आगे चल के 1949 में, यानी कि 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन किया गया था और 1957 में किया गया था EEC की स्थापना, यानी कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना। और आगे चल के 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। यूरोपीय संघ का अपने एक झंडा है, राष्ट्रगान है, स्थापना दिवस है, मुद्रा है, और ये सारी चीजें इसको एक शक्तिशाली स्थिति प्रदान करता है। यूरोपीय संघ का विश्व राजनीति में आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीति बहुत ज्यादा महत्व है। विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यूरोपीय संघ के 2 जो देश थे, एक ब्रिटेन, एक फ्रांस, जो कि यूरोपीय संघ के सुरक्षा परिषद के सदस्य थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ब्रिटेन है ना, अब इसका सदस्य देश नहीं है, ठीक है।
आगे 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय संघ से ब्रिटेन की संसद ने बाहर निकलने का घोषणा कर दिया था। यूरोपीय संघ के पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। यूरो अमेरिका के लिए खतरा बनता जा रहा है क्योंकि ये बहुत ही तेजी से तरक्की कर रहा है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका की 3 गुनी है और परमाणु बमों की बहुत ज्यादा बहुतायत है। आगे बात करते हैं 2005 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है ये। साथ ही साथ सकल घरेलू उत्पाद जिसको जीडीपी कहते हैं उसमें 12,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। और अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी के मामले में यूरोपीय संघ दूसरे नंबर पे आता है। 2003 में यूरोपीय संघ ने अपना झंडा बनाने की कोशिश की थी, या संविधान बनाने की कोशिश की थी, जो कि असफल रहा है, जिसका जिक्र आप लोगों ने पोल साइंस में 11th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब चलिए यूरोपीय संघ की कमियों के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए कमियों की बात करें तो सबसे पहला आता है नए सदस्यों को शामिल करने को लेकर विवाद, यानी कि पहले जो सदस्य देश थे वो तो है ही, जो नए नए सदस्य देश हैं उनको लेकर विवाद होता है कि इनको शामिल करें कि ना करें। मुद्रा यूरो को सभी देश मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इनका अपना एक मुद्रा है। सदस्य देशों के तालमेल में कमी है और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से बिल्कुल अलग रखा है। साथ ही साथ इसके विस्तार की बात करते हैं तो देखिए यूरोपीय संघ का जो विस्तार है निम्नलिखित चरणों में हुआ था। जैसे कि यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय, जिसका स्थापना 18 अप्रैल 1951 में किया गया था। 1948 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय बनाया गया था। यूरोपीय मुक्त व्यापार समुदाय की स्थापना 1960 में किया गया था, जो कि ब्रिटेन के प्रयास से किया गया था। ऐसे ही बात करें यूरोपीय संघ का निर्माण जो हुआ था वो हुआ था मास्ट्रिच संधि के द्वारा 7 फरवरी 1992 को डच के शहर में, ठीक है, डच शहर में मास्ट्रिच में इसका हुआ था। यानी कि डच जो है उसका जो शहर है मास्ट्रिच में इसकी स्थापना हुई थी और 1993 में इस चीज को लागू कर दिया गया था और एकीकृत बाजार का गठन किया गया था। अब इसी प्रकार हमने आसियान यूरोपीय संघ की बात कर ली, अब बात करते हैं आसियान की। तो देखिए आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और इस तरीके का आप देश देख सकते हैं जो कि साइड में आपको दिखाया गया है। ठीक है, ए मतलब एसोसिएशन, एस मतलब साउथ, ई का मतलब ईस्ट, ए का मतलब एशियन, एन का मतलब नेशन, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है। आसियान दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है। इसकी स्थापना वियतनाम संकट, कंबोडिया संकट और इन क्षेत्रों के परस्पर आपसी प्रयत्नों ने मिलकर इसका है ना निर्माण करने के लिए प्रेरणा दी। और इसी की तरह से अगर देखा जाए तो यूरोपीय दक्षिणी पूर्वी राष्ट्रों का एक संगठन बनकर तैयार हुआ, जिसको हम कहते हैं आसियान, है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में की गई थी, जो कि इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। यानी कि स्टार्टिंग में देखा जाए तो इसमें 5 देश थे, आगे चल के 5 देश और जुड़ गए। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये जो नीचे का एरिया ये है अपना आसियान। ये देश है म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई दारुसलाम हो गया, फिलीपींस हो गए, ये सारे देश मिलके है ना आसियान की स्थापना की। आगे आसियान के झंडों की व्याख्या कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, जो कि इस तरीके से आसियान का झंडा है। आसियान के झंडे में धान की 10 बालियां दर्शाई गई है। 10 बालियां दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के देशों को दर्शाया गया है, जो आपस में परस्पर मित्रता एवं भाईचारे का प्रतीक यानी कि व्यवहार करते हैं। और झंडे में दिया गया जो वृत्त है आसियान की एकता का प्रतीक है। और आसियान के 10 देश कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम, दारुसलाम, ये सारे इसमें हैं। अच्छा, इसके उद्देश्यों की बात करें तो देखिए सारे संगठनों का उद्देश्य एक जैसा ही होता है, जैसे सदस्य देशों में आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, प्रशासनिक सहयोग को बढ़ावा देना और इन क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास की गति को बहुत ही तेजी से करना, क्षेत्रीय शक्ति तथा सुरक्षा की बात करना और कृषि, व्यापार, उद्योगों के विकास में सहयोग करना। किसी एक देश पर आक्रमण सभी देशों पर आक्रमण समझा जाएगा, सारे देश मिलजुल कर इसका सामना करेंगे। और सदस्य देशों में परस्पर अगर कोई मतभेद हो जाती है तो ऐसे में बैठ करके बातचीत के द्वारा इन चीजों को हल करना। साथ ही साथ उद्देश्यों की बात करें तो क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना, विवादास्पद मुद्दे को बातचीत के द्वारा बैठकर सॉल्व करना, आतंकवाद का विरोध करना और विश्व शांति को बढ़ावा देना। साप्ता ऐसे एफटीए, ऐसे पीटीए के माध्यम से क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। ऐसे एफटीए क्या है? साप्ता से अभिप्राय दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार से है। मुक्त व्यापार क्षेत्र में से अभिप्राय यह है कि सदस्य देश के बीच में जो व्यापार होगा वो किसी भी जो कि प्रशुल्क के प्रतिबंधों से मुक्त होगा। ठीक है, ऐसा क्षेत्र इसमें वस्तुओं के आवागमन में कोई भी अवरोध नहीं उत्पन्न किया जाएगा और जो टैक्स वैक्स उसको भी कम लिया जाएगा। अब बात करते हैं आसियान शैली क्या है। अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक मेल मिलाप का एक नया उदाहरण पेश करता है आसियान और इसकी वजह से काफी यश कमाया है। देखिए आसियान शैली मतलब आसियान किस तरीके से आगे तरक्की करेगा, ठीक है, किस तरीके से इसका वे है, रास्ता है, इसकी जीवन शैली क्या है, किस तरीके से आगे बढ़ेगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो आसियान हमेशा टकराव रहित चीजों को करता है, भाई देखो आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है।
इसी को आसियान शैली कहते हैं। आसियान सबसे तेज रफ्तार से विकास करने वाला संगठन है। आसियान के 3 स्तंभ है, कौन कौन से, ये पेपर में आया भी था। आसियान सुरक्षा समुदाय जो कि विवादों को सुलझाता है, शांति व्यवस्था को बनाए रखता है, सहयोग को बढ़ावा देता है। आसियान आर्थिक समुदाय जो कि साझा व्यापार के बारे में बताता है, मुक्त व्यापार के बारे में बताता है और आर्थिक विवाद को सुलझाता है। साथ ही साथ तीसरा जो है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, जो कि आसियान देशों के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई है। अब इसके मंच की बात कर लेते हैं, इसके उद्देश्यों की बात कर लेते हैं। तो आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में की गई थी। उद्देश्यों की बात किया जाए, आसियान देश की सुरक्षा करना, आसियान देशों के विदेश नीति में तालमेल रखना। आसियान विजन 2020 की अगर मैं बात करूं तो आसियान के विजन 2020 में यह बात कहा गया है कि आसियान 2020 तक बहुमुखी व्यवस्था अपनाएगा, जिसमें अपना जो विकास है हर एक क्षेत्र में करके रखेगा और जिसमें कोई भी टकराव वाली बात होगी तो उसको बैठकर बातचीत के द्वारा चीजों को सॉल्व किया जाएगा। और आसियान ने कंबोडिया टकराव को समाप्त कर दिया। आसियान ने तिमोर के संकट को संभाला है। अब बात कर लेते हैं चीन की। तो चीन जैसा कि आप देख सकते हो बहुत ही तेजी से तरक्की करने वाला देश है। चीन एशियाई महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। चीन का विकास पहले की तुलना में अब बहुत ही तेजी से हो रहा है। 1973 में चाओ एन लाई ने 4 चीजों में आधुनिकीकरण किया था। कई बार क्वेश्चन आता है, जैसे कि कृषि में, उद्योगों में, सेना में और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। चीन ने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत ही चरणबद्ध तरीके से सॉल्व किया है, मतलब किया है। 1978 में मुक्त द्वार की नीति अपनाया गया, यानी कि ओपन डोर की नीति अपनाया गया, जिसकी वजह से चीन की बहुत ही तेजी से तरक्की हुई। देंग शाओपिंग के शासनकाल में ओपन डोर की नीति अपनाई गई थी। और ये है चाओ एन लाई, जिन्होंने 4 चीजों में आधुनिकीकरण किया था, जो कि मैंने आपको पहले दिखा दिया। और ये है देंग शाओपिंग। चीन की आर्थिक विकास की रफ्तार को देखते हुए अंदाजा लगाया जाता है 2040 तक अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। 1982 में खेती का निजीकरण किया गया। 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया, यानी कि प्राइवेटाइजेशन किया गया। और चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। एशिया का मैप देख सकते हो, यहाँ पर आप जापान के बारे में देखिए। जापान जो कि पूरब में है और इस तरीके से जापान है, ठीक है। अब जापान के बारे में बात कर लेते हैं। जापान एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश है। ये वही देश है जिसपे अमेरिका ने हिरोशिमा तथा नागासाकी पे परमाणु बम गिरा दिया था, लेकिन फिर उसके बावजूद भी आज जापान बहुत ही तेजी से तरक्की कर रहा है और विकास के राह पे सबसे आगे है। जापान परमाणु बम झेलने वाला एकमात्र देश है। जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने का बल प्रयोग हमेशा के लिए त्याग दिया गया है, जब से वो घटना हुई परमाणु बम वाली। और इसका पूरा का पूरा जो सिक्योरिटी देता वो है अमेरिका। अमेरिका कहता है कि अगर जापान पे कोई हमला करेगा तो सबसे पहले मैं बैठा हूं, मैं उस चीज को सॉल्व करूंगा। आगे जापान सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि जापान तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आ रहा है। जापान G7 में शामिल होने वाले एकमात्र एशियाई देश है। जापान के पास प्राकृतिक संसाधन काफी अच्छे खासे हैं और कच्चे माल का बहुतायत है। इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो उच्च प्रौद्योगिकी के उत्पादन में प्रसिद्ध यहाँ पे जो कंपनियां हैं, जैसे कि जापानी ब्रांड सोनी, पैनासोनिक, होंडा, सुजुकी, ये सारे यहाँ के ब्रांड हैं। आगे बात करते हैं। जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आबादी के लिहाज से जापान 11वें स्थान पे है और संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अंशदान करने के लिहाज से जापान दूसरा सबसे बड़ा देश है। सैन्य व्यय के लिहाज से चीन में जापान का अगर देखा जाए 7वां स्थान है और 1951 में जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा संबंध है। अब ये जो चीजें हैं फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे होती रहती है थोड़ी बहुत, ठीक है। अब ये देख लीजिए, हम कोरिया के बारे में बात करने वाले हैं। तो कोरिया प्रायद्वीप को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया में विभाजित कर दिया गया, इनके 2 बना दिया गया। ये एशिया के महाद्वीप यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, जहां पे हान नदी होकर गुजरती है। दक्षिणी कोरिया सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि कोरिया बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है और वहां से नदी कौन सी गुजरती है, हान नदी, इसीलिए कहा जाता है हान नदी पर चमत्कार, ठीक है। सैमसंग, LG, किया दक्षिणी कोरिया के प्रसिद्ध ब्रांड है, जैसे कि आप देख सकते हैं। 1960 के दशक में 1900 से 1980 के दशक के बीच में दक्षिणी कोरिया का आर्थिक शक्ति के रूप में बहुत ही तेजी से विकास हुआ है। हान नदी के चमत्कार के रूप में जाना जाता है। 1996 में दक्षिणी कोरिया आर्थिक सहयोग विकास संगठन, जिसको OECD के नाम से जाना जाता है। 2017 में दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और मानव विकास रिपोर्ट में अगर देखा जाए 2016 के अनुसार विश्व में दक्षिण कोरिया का HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखा जाए 18वां स्थान है। दक्षिण कोरिया के उच्च मानव विकास के लिए सफल भूमि सुधार, औद्योगिक विकास और व्यापार, मानव संसाधन विकास बहुत ही तेजी से तरक्की कर रहे हैं और ये इसीलिए इस चीज के जिम्मेदार भी हैं, क्योंकि उनकी जो प्रौद्योगिकी विकास है बहुत ही तेजी से हो रही है। और सैन्य व्यय के लिहाज से अगर देखा जाए तो विश्व में दक्षिण कोरिया का 10वां स्थान है। दक्षिण कोरिया उच्च प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि हाई टेक्नोलॉजी के लिए प्रसिद्ध है। रूस की बात करें, रूस एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है और
सोवियत संघ के 15 गणराज्यों में से एक रूस था, जो कि सोवियत संघ के संचालन में बहुत ही ज्यादा भूमिका निभाता था। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी भी बना और रूस यूएनओ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता भी हासिल करता है। रूस की जो जीडीपी है वो विश्व की 11वें स्थान पे आती है। रूस के पास खनिज संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, सैन्य भंडार, ये सब सारी चीजें हैं। इन संसाधनों के कारण देखा जाए रूस दुनिया में एक विशाल देश है, ठीक है, और साथ ही साथ विशाल मतलब शक्तिशाली देश है। रूस के पास परमाणु हथियार भी। अब भारत और रूस के संबंधों की बात कर लेते हैं। भारत और रूस के संबंध हमेशा से मधुर रहे हैं। भारत रूस से हथियार खरीदता है। रूस ने सदैव भारत की सहायता की है। भारत और रूस दोनों का ही सपना बहुधुरी विश्व व्यवस्था का है। दोनों देश चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का जो समाधान है बातचीत के द्वारा सॉल्व किया जाए। 2001 में भारत रूस के संबंधों में समझौते में 80 द्विपक्षीय समझौते किए गए थे। भारत तेल का आयातक देश है और संकट की घड़ी में हमेशा रूस भारत की सहायता करता है। रूस ने भारत के परमाणु योजना में अंतर्राष्ट्रीय उद्योगों में हमेशा सहायता किया है। और इस तरीके से आपका चैप्टर हो जाता है ओवर। आई होप सब चीजें अच्छी लगी होंगी। वीडियो पे नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी नोट्स के लिए विकास स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। वहां पे कोर्स पे क्लिक कीजिए और साथ ही साथ वहां पे कंटेंट का ऑप्शन है, वहां पे आप क्लिक करेंगे, वहां पे आपको चीजें फ्री में देखने को मिल जाएंगी। लेकिन इसको आप पीडीएफ में नहीं डाउनलोड कर सकते। पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए आपको पे करना पड़ेगा 49 रुपीज और इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।